नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम हिंदी में व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आज आपका व्यंजनों का वर्गीकरण ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज अपना व्यंजनों का जो हम वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक था दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने जो पहला आधार माना था अध्ययन की सरलता हेतु। या अध्ययन की सरलता के आधार पर दूसरा हमने देखा था साथियों घोष या कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे हैं। जो हमने पहला आधार माना था अध्ययन की सरलता के आधार पर, दूसरा था घोष या कंपन के आधार पर, तीसरा जो हमने पढ़ा था वो था प्राणवायु या मुख से निकलने वाली वायु का आधार पर। तो इसके हमने तीन प्रकार देख लिए थे। पहला होता है स्पर्शी या वर्गीय, दूसरा अंतस्थ और तीसरा उष्म। अध्ययन की सरलता के आधार पर घोष या कंपन के आधार पर हमने बांटा था दो में, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। और हमने प्राण वायु या मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर इसको भी हमने बांटा था दो प्रकार में, अल्प प्राण और महाप्राण। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया मित्रों। अब आगे शुरू करते हैं हम। देखिए एक बार, जो आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण में जो तीसरा आधार लेंगे, तीसरा और चौथा। तीसरा है आपके उच्चारण के आधार पर, सॉरी चौथा और पांचवा। चौथा है आपके उच्चारण के आधार पर, वही पांचवा है आपके उच्चारण स्थान के आधार पर। तो आज हम इन दोनों की चर्चा करने वाले साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण मतलब बोलना। तो जो हमने चौथा आधार माना है वो है बोलने के आधार पर, और उच्चारण स्थान का मतलब है बोलने की जगह। बोलने की जगह के आधार पर। तो आज हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। तो पहले आज हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। पहले किस बारे में बात करेंगे? उच्चारण के आधार पर। आइए देखते हैं इसको। व्यंजनों के वर्गीकरण में आज जो पहले बात करेंगे उच्चारण के आधार पर, फिर बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। आज व्यंजनों का जो वर्गीकरण हमने शुरू करा था वो आज खत्म कर देंगे मित्रों। देखिए एक बार, जो चौथा हमने माना था उच्चारण के आधार पर, और इसके हमने 8 प्रकार पढ़ेंगे साथियों। 8 देखेंगे कौन कौन से होते हैं। शुरू करें। देखिए इसमें पहला होता है इसमें स्पर्शी। क्या होता है पहला? स्पर्शी। दूसरा होता है अपने संघर्षी। दूसरा क्या होता है साथियों? संघर्षी। पहला होता है स्पर्शी, दूसरा होता है संघर्षी। तीसरा देखो, स्पर्श और संघर्ष दोनों को मिला के बना दो स्पर्श संघर्षी। क्या हो गया? स्पर्श संघर्षी। पहला हो गया स्पर्शी, दूसरा संघर्षी, दोनों को मिला के बना दिया स्पर्श संघर्षी। चौथा हो गया आपके नासिक। चौथा हो गया आपके नासिकी। पांचवा पांचवा हो गया आपके संघर्षहीन।
क्या हो गया? संघर्ष हीन। छठा देखिए, छठा आपको हो गया प्रकंपित। क्या हो गया मित्रों? प्रकंपित। सातवां, सातवां हो गया आपके पार्श्विक। क्या हो गया? पार्श्विक। और ये अंतिम प्रकार देखिए आठवां जो आपका है ताड़न जात। क्या हो गया? ताड़न जात। ताड़न जात, या इसे आपने आगे पहले देखा था उत्सित कह सकते हैं, या फेंका हुआ चिन्ह कह सकते हैं। तो ये हो गया आपके उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार। अब हम इनमें देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। स्पर्श में कौन आते हैं, संघर्ष में कौन आते हैं, स्पर्श संघर्ष में कौन आते हैं। ऐसे इन आठों में दे हम बांटेंगे। जो पूरे अपने व्यंजन है उन सबको हम बांटेंगे। जितने अपने 33 व्यंजन है उन सारों को हम इन 8 भागों में बांटेंगे कि कौन सा स्पर्श में आता है, कौन सा संघर्ष में आता है, स्पर्श संघर्ष में कौन सा आता है। तो अब हम देख लेते हैं, आइए। सबसे पहले देखिए स्पर्शी। स्पर्शी क, त, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, स्पर्शी में कौन कौन सा आते हैं। क, ध्यान दीजिएगा, यह मैंने च नहीं लिया है, च वर्ग का जिक्र नहीं किया मैंने, वो हम आगे देखेंगे। क, ट, त और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। इनमें भी जैसे वर्गों में 5 होते हैं वर्ण, हमने 4 ही लिए हैं, पांचवा नहीं लिया है, वो हम आगे देखेंगे। तो कितने हो गए? क, ट, त और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, टोटल 16। तो अपने ये 16 आ गए स्पर्शी में। अब आइए संघर्षी। संघर्षी में देखिए, एक तो आपके तीनों श और एक आपके हाँ हो गया आपके संघर्षी में। या इनको हमने माना था उष्म व्यंजन। तो आपके जो उष्म व्यंजन है वो सारे आ जाएंगे आपके संघर्षी में। आगे समझ यहां तक। स्पर्शी में आ गए क, ट, त, प वर्ग के प्रथम 4 कितने हो गए? 16। और अपने संघर्षी में आ गए अपने सारे उष्म व्यंजन। एक और देखिए, हमने जो जिक्र किया था अरबी और फारसी भाषा के जो वर्ण हमने देखे थे 5, क, ख, ग, ज और फ। साथियों ये भी अगर देखा जाए तो संघर्षी में ही आते हैं, लेकिन ये अरबी या फारसी के हैं, ये हिंदी के नहीं है। ये अरबी या फारसी भाषा के वर्ण है, ठीक है। तो अगर हिंदी भाषा में आपको पूछा जाए तो आपका आंसर ये 4 ही होना चाहिए। हिंदी भाषा में संघर्षी वर्ण कितने होते हैं? तो ये आपका 4 ही उत्तर होना चाहिए। ये अरबी या फारसी के हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई संघर्षी की? 4। आइए आगे बढ़े। अब आता है आपके स्पर्श संघर्षी। क्या आता है? स्पर्श संघर्षी। यहां देखिए, हमने क, ट, त और प वर्ग ले लिया, क्या नहीं लिया? च वर्ग। तो अब यहां पे लेंगे च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। इसमें भी देखिए स्पर्श संघर्षी में इसमें भी हमने शुरू के 4 ही लिए थे। यहाँ पर भी स्पर्श संघर्षी में हम च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण ही ले रहे हैं, 5वां हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या हो गई 4। आगे आइए, आगे देखिए नासिकीय। नासिकीय में हम लेंगे जो हमने इन 1, 2, 3, 4 और 5 जो 5 वर्गों के हमने जो पंचमाक्षर को छोड़ दिया था, इसमें भी हमने 4 लिए, इसमें भी हमने 4 लिए। जो 5वां सबका छूट रहा है वो 5 हम इनमें लेंगे। तो नासिकीय में हम लिखेंगे 5 वर्गों के पंचमाक्षर। 5 वर्गों के पंचमाक्षर मतलब जो 5वां वर्ण है 5 वर्गों के, वो हमने नासिकीय में लिया है साथियों, ठीक है।
आगे इतना समझ, आगे देखे, आगे देखिए संघर्षहीन, सबसे पता चल रहा होगा संघर्षहीन मतलब जिस वर्ण को बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता, जीभ रगड़ नहीं खाती है, ऐसे होते हैं संघर्षहीन। और ऐसे कौन से होते हैं? दो ही होते हैं व्यंजनों में, एक होता है यह और एक होता है वह। ये स्वरों की भांति बोले जाते हैं साथियों, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। और ये दोनों होते हैं अपने संघर्षहीन। आगे इतना समझ करें। आगे अब प्रकंपित, प्रकंपित में आपके आता है एक, वो है र। इसमें एक ही आता है आपका, ये हो गए आपके दो, ये हो गए आपके पांच। अभी हम इनकी संख्या गिनेंगे तो आसानी होगी। 16 यहाँ पे आ गए, 4 आपके संघर्षी में, 4 आपके स्पर्श संघर्षी में, नासिके में आपके 5 आ गए, संघर्षहीन में हो गए 2, अब प्रकंपित में हो गया 1। ठीक है, आगे देखिए पार्श्विक। एक बार इस शब्द को देखिए, क्या लिखा हुआ है? पार्श्विक। पार्श्विक बना हुआ है पार्श्व से, जिसका अर्थ होता है किनारा या बगल। मतलब जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा किनारों या बगल से बाहर निकल जाती है, और ऐसा वर्ण है ल। इसकी संख्या भी एक ही होती है और ये है ल। और ताड़न जात की तो हमने बात कर ही ली थी एक दिन, आप बता भी दिया था आपको। ताड़न जात तो दो ही है, एक है आपका अड़े और एक है अड़े। ये दो हो गए मित्रों आपके ताड़न जात। देख लीजिए, जो हमने व्यंजनों के वर्गीकरण में जो चौथा आधार लिया था उच्चारण के आधार पे, हमने उसको 8 भागों में बांट दिया। पहला स्पर्शी, दूसरा संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक और ताड़न जात। और हमने सभी व्यंजनों को अलग अलग प्रकार से बांट भी दिया है कि स्पर्शी कौन से है, संघर्षी कौन से है, स्पर्श संघर्षी कौन से है, नासिक्य कौन से है, संघर्षहीन कौन से है, प्रकंपित कौन से है, पार्श्विक और ताड़न जात। स्पर्शी में क, ट, त, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ये 16 आ गए आपके स्पर्शी में। अब देखिए संघर्षी में जो आपके उष्म व्यंजन है वो सारे के सारे आपके संघर्षी में आ जाएंगे। इनका उच्चारण करते समय हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है साथियों। अब स्पर्श संघर्षी में आ गए आपके च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। अब देखिए नासिकीय में हमने पांचों वर्ग के जो पंचमाक्षर को छोड़ दिया था वो आप नासिकीय में लिख लेंगे। पांचों वर्गों के पंचमाक्षर हो गए 5। संघर्षहीन, संघर्षहीन हो गई ये और वह, ये स्वरों की भांति इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये चीज भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये 2 हो गए। यहाँ प्रकंपित एक ही है आपका र। पार्श्विक, पार्श्व का मतलब किनारा या बगल होता है। इस मतलब जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हवा मुख से किनारों या बगल से बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक में रखा गया। ये एक हो गया। और ताड़न जात आपको बताइए अड़े और अढ़े। देख लीजिए एक बार गिन लीजिए, 16, 4 20, 4 24, 5 29, 2 31, 32 और 33। ये हो गए साथियों आपके 33 व्यंजन। ये हो गया इनका वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर। नोट कर लो, फिर हम अगला आधार देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। आ गया, समझ आ गया साथियों? अब देखो आगे, अब देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। जो हमने पांचों आधार माना है उच्चारण स्थान के आधार पर, पहले पढ़ा था उच्चारण के आधार पर, अब हो गया उच्चारण स्थान मतलब बोलने की जगह। उच्चारण स्थान का मतलब है बोलने की जगह। और इसको हम बांटेंगे 10 भागों में। सारणी बना के समझाऊंगा, लेकिन पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए। देखिए मित्रों,
ये देखिए, समझ लीजिए ये किसी आदमी का जो अपना चेहरे का चित्र है, मस्तिष्क मान लीजिए इसको, ये किसी आदमी का मुख है। अब ध्यान से देखिए साथियों, ये क्या है, ये इस आदमी के होस्ट या होठ हो गए। अभी हम उच्चारण स्थान देखेंगे, पहले इस चित्र के माध्यम से आप समझ आएंगे बहुत ही अच्छे से। ये आपके क्या हो गए, होठ, होठ के जस्ट बाद में ये यहां से आपके ऊपर और नीचे के हो गए दांत, क्या हो गए, दंत। दंत के बाद इनके ऊपर ये हो गए आपके मसूड़े, क्या हो गए, मूर्धा या मसूड़े। आ गया समझ। सबसे पहले होठ, होठ के बाद शुरू हो जाते हैं दांत, दांत के जस्ट ऊपर आपके मसूड़े, और मसूड़े से ये हो गए आपके शुरू तालू, क्या हो गए, तालू। और तालू के बाद ये आपके यहाँ आ जाएगी आपके जो गले में एक घंटी की तरह होती है, काकल, काकल। देखो एक बार अच्छे से, और ये हो गई अपनी जीभ, क्या हो गई साथियों, जीभ। चित्र अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आ गया समझ। और ये हो गया अपना कंठ। देखो वापस, ये किसी मानव के मस्तिष्क का चित्र है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, ये हो गए आपके होठ, हो गए आपके होठ, फिर उसके बाद में शुरू हो जाते हैं दांत, उसके बाद में मसूड़े या जैसे कहते हैं मुर्दा, उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो शुरू हो जाएगा अपना तालू, आ गया तालू। उसके बाद ये गले में घंटे की तरह होती है काकल, उसके बाद में ये हो गया आपका कंठ। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब यहाँ मानव के अंदर कोई विचार उत्पन्न होता है, विचार क्या उत्पन्न होता है, विचार, विचार, आदमी को कोई विचार आता है, विचार हमने देख लिया, मन की अध्वन्यात्मक इकाई को विचार कहते हैं। अब वो आदमी उस विचार को प्रकट करना चाहता है। विचार प्रकट करना क्या कहलाता है, भाषा, भाषा के माध्यम, भाषा एक माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है। ये हमने भाषा के सामान्य परिचय में बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था। अब कोई आदमी के मन में विचार आता है और उस विचार को भाषा के माध्यम से वो बाहर निकालना चाहता है, तो वो विचार सबसे पहले कहाँ पे आएगा, सबसे पहले कंठ में। तो आप कंठ को क्या देंगे, 1 नंबर। कंठ के बाद तालु, आप तालु को दे दीजिए 2 नंबर। तालु के बाद आएगा मसूड़े, मसूड़े को आप 3 नंबर दे दीजिए। मसूड़े के बाद दांत, दांत को आप 4 नंबर दे दीजिए। और दांत के बाद आएगा होठों पर, होठों को आप 5 नंबर दे दीजिए मित्रों। यहाँ लिख दू एक बार नंबर से। सबसे पहला आएगा आपके कंठ, विचार सबसे पहले कंठ में, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद होस्ट। हो गए ये 5 स्थानों का आप ध्यान रखिएगा साथियों। अभी भी एक सारणी बना के समझेंगे, लेकिन पहले आप ये चीज समझ लीजिए उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से वो स्थान होते हैं। फिर मैं इनको मिटा करके वो सारणी बना देता हूं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े।
आइए देखें। अब हम क्या बनाएंगे, सारणी। बताओ सारणी किसे कहते हैं? सारणी बनाते आए हो, पता तो होगा सारणी कहते हैं किसे। रो और कॉलम में बनी संरचना को सारणी कहते हैं मित्रों। आइए सारणी बनाते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद वर्ण, उसके बाद उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और उसके बाद नाम। कि उच्चारण स्थान को नाम क्या देंगे, ये अपनी सारणी रहेगी। ठीक है। वर्णों में अपन स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण करेंगे साथ ही। इसमें जो उच्चारण स्थान के आधार पर है, हम इसमें स्वर भी लेंगे और व्यंजन भी लेंगे और दोनों का स्थान जानेंगे, उच्चारण स्थान। ठीक है। आओ, जो पहला है, यह समझिएगा, जब हम स्वरों और व्यंजनों दोनों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो स्वर कितने होते हैं, 11। एक बार यहाँ अच्छे से देख लीजिए, जगह थोड़ी कम है। हो गए 11। और व्यंजन, क वर्ग, क च ट त प, अंतस्थ हो गए य र ल व, और ये हो गए आपके उष्म। अब ताकि आपको समझने में आसानी हो सकती है, हम स्वरों और व्यंजनों दोनों का वर्गीकरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक समूह, आप यहाँ से उठा लीजिए, अ और आप, अ और आप यहाँ से उठा लीजिए। देखिए आपको सारणी अच्छे से याद हो जाएगी, आप ये चीज समझ लिया आपने। तो और आप यहाँ से उठा लीजिए। अब स्वरों से आपने पहला समूह उठा लिया, तो अब व्यंजनों से भी आप पहला समूह उठा लीजिए, क वर्ग, क वर्ग। आया समझ? स्वरों से आपने ये पहले अ और आ उठा लिया, तो आप व्यंजनों से भी क वर्ग उठा लीजिए साथियों, जो आपका पहले आता है। अब हमने जो दो अयोगवा पढ़े थे, अनुस्वार और विसर्ग, आप विसर्ग को भी यहाँ लिख दीजिए। स्वरों से दो हो गए, व्यंजनों में हमने पहला वर्ग ले लिया और हमने विसर्ग को भी इन्हीं के साथ ले लिया। और हमने अभी उच्चारण स्थान जब देखे थे, तो पहला स्थान किसको दिया था, कंठ को। तो यहाँ पे पहला स्थान हम देंगे कंठ को। उच्चारण स्थान जो कंठ से बोले जाते हैं, अ और आ, क वर्ग और विसर्ग, और इसको हम नाम देंगे कंठे। क्या नाम देंगे, कंठे। आ गया समझ? अब देखो दूसरा, जगह थोड़ी कम है। आओ दूसरा, हमने क्या ले लिया यहाँ से, अ और आ, तो आगे के दो ले लो, ई और दीर्घी। क ले लिया, अब किसकी बारी है, च वर्ग की, ले लो आगे से च वर्ग। अब देखो, हमने स्वरों से भी ले लिया, वर्गों में से भी ले लिया, लेकिन अंतस्थ और उसमें से तो कुछ लिया ही नहीं अभी तक। तो भाई अब क्या करें, क्या भाई तुम दोनों जो पहले पहले दो हैं, वो तुम दोनों भी आ जाओ साथ में। तो अंतस्थ का ये ले लिया और उष्म का श ले लिया। ये लो भाई साथियों, आ गया। अ और इसमें ले लिया, तो आगे के दो आप आ जाओ। क वर्ग इसमें ले लिया, तो आगे भाई कौन सा, च वर्ग, तुम इसमें आ जाओ भाई। अब स्वरों से भी ले लिया, व्यंजनों से भी, वर्गों में से भी ले लिया, विसर्ग भी ले लिया, अंतस्थ और उष्म से
कुछ भी नहीं लिया तो भाई चलो तुम दोनों पहले पहले वाले आ जाओ। अब बताओ दूसरा स्थान कौन सा लिया था हमने? कंठ के बाद तालु, ये हो गया आपके तालु, और इसको नाम हम देंगे तालव्य। ये हो गया आपके तालव्य। आ गया समझ? आसानी से आप ये पूरी पूरी सारणी याद कर पाएंगे साथियों। अभी आपको यही क्लास में याद हो जाएगी। अब देखिए तीसरा, पहले बताइए, पहला हमने लिया था कंठ, दूसरा लिया था तालु। अब बताओ तीसरे स्थान पर हमने किसको लिया था? मूर्धा को। किसको लिया था? मूर्धा को लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अ और आ यहाँ ले लिया, फिर आगे ई ले लिया, अब आप ऊ और ऊ लेंगे। लेकिन जब हमने ओष्ठ आकृति के आधार पर पढ़ा था, ऊ और ऊ वर्ताकार में आते हैं, तो ऊ और ऊ तो होठों से बोले जाएंगे साथियों, तो मूर्धा में तो आएंगे नहीं। तो एक बार आप ऊ और ऊ को छोड़ दीजिए, आगे आइए री पे, तो आप री ले लीजिए। यहाँ पे क्या लेंगे? री। आ गया स्वरों में री, तो फिर क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, तो अब किसकी बारी है? ट की। ट यहाँ लिख दीजिए, ट वर्ग यहाँ आ गया। अब आएगी किस बारी? अंतस्थ और ऊष्म की। इसके आगे वाले दो फिर वाले वापस यहाँ पे लिख दीजिए। ये लो, आसानी से उच्चारण स्थान हो गया इसका मूर्धा, और इसको नाम दे देंगे मूर्धन्य। क्या नाम देंगे? मूर्धन्य। ठीक है, आ गया समझ? देखिए अब चौथा, थोड़ा मिटा देता हूं यहां से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आओ भाई, चौथा कौन सा था? मूर्धा के बाद दंत। मूर्धा के बाद दंत था। आओ इसमें देखो, अब इसमें आएगा री। हिंदी भाषा में ये स्वर नहीं है, लेकिन संस्कृत जो मूल भाषा है उसमें एक स्वर री भी है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो भी अच्छी बात है, अगर इसे नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं मित्रों, ये संस्कृत भाषा का स्वर है, तो आप इसको एक बार छोड़ दो। आगे देखो, ट वर्ग आ गया। अब कौन सा बचा? त वर्ग लिख दो आप, त वर्ग। और अंतस्थ और उसमें से ले लो एक, ल और स। ये हो गया आपका उच्चारण स्थान दंत, और इसको नाम देंगे दंते। देखो प्रथम चार तो हमने आसानी से बना लिए, बिल्कुल याद भी हो गए। अब जो जो हमने लिख लिए वो सारे मैं मिटा देता हूँ। अ और आ हमने लिख लिए, ई भी लिख लिया, री भी हमने लिख लिया। इधर से ऊ और ऊ बचे हैं, ये हम अभी लिखेंगे आगे। क वर्ग अपना आ गया, च वर्ग भी आ गया, ट भी आ गया और त भी आ गया। बच्चे कौन कौन से? ये भी सारे आ गए मित्रों, इनको भी एक बार हटा देता हूं। अब देखिए, एक तो आपके बचा है प वर्ग, और स्वरों में आपके ऊ और दीर्घ। आगे देखो इसका जो पांचवा प्रकार है। अब बताओ दांत के बाद कौन सा स्थान आता है? ओष्ठ। और अब जब हमने ओष्ठ आकृति के आधार पर पढ़े थे तो ऊ और ऊ को पढ़ा था वर्ताकार में, तो अब ऊ और ऊ को ले लो आप ओष्ठ में, ऊ और दीर्घ। और अब आपके एक वर्ग बच गया है प वर्ग, उसको भी आप यहीं पे ले लेंगे मित्रों, प वर्ग। ऊ और ऊ आ गया दीर्घ, प वर्ग आ गया आपके, और उच्चारण स्थान है इनका ओष्ठ, और इसको नाम देंगे देंगे ओष्ठ्य। ये लो मित्रों, शुरू के पांच तो हमने अच्छे से बांट दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखेंगे आगे के पांच। पहले एक बार देखो कि
बचे कौन कौन से हैं? ऊ और ऊ को भी मिटा दूं, आपका प वर्ग भी, विसर्ग भी आ गया। देखें आगे, एक मिनट साथियों, ताकि आपको आसानी हो। जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे अपन। हमें इनको 10 भागों में बांटना है, तो हम अब देखिए 5 तो आ गए, अब बचे 5। 5 भाग कौन कौन से? एक तो आपके ए और आई बच गया, एक आपके ओ और औ बच गया स्वरों में। बाकी सारे स्वर तो आ गए ना, अ आ ई उ ऊ री ए आई और ओ बच गया। ठीक है, और कौन सा बच गया? अब देखिए, य आ गया, रल आ गया, ल आ गया, बचा कौन सा? व। एक आपके बच गया व। अब देखिए, श आ गया, श आ गया और स आ गया, बचा कौन सा? ह। एक आपके बच गया ह। और विसर्ग यहां आ गया, तो बचा कौन सा? एक अनुस्वार। ये आ गया आपके अनुस्वार। देखो बन गई सारणी अच्छे से। अब इनके भी उच्चारण स्थान जान लेते हैं अपन, कौन कौन से होते हैं। देखो आगे, एक बात बताओ, ये जो ए है, यहाँ देख लो मित्रों, ए है, ये ए है, ये किससे बनता है? अ और ई के योग से। आगे आएंगे हम संधि में पढ़ेंगे कि ए है वो किससे बनता है? अ और ई के योग से। तो जब ए अ और ई के योग से बनता है, तो क्या हम ए का उच्चारण स्थान पता नहीं लगा सकते अ और ई के योग से? देखिए, अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। कौन सा है? कंठ। और ई का कौन सा है? तालु। ये आ गया आपके तालु। तो ए और ई का कौन सा हो गया? कंठ योग तालु। आया कुछ समझ? जब हम ए को पढ़ेंगे, जब हम आगे संधि पढ़ेंगे, तो ए बनता है अ और ई के योग से। तो अब इसका उच्चारण स्थान भी हम कैसे पता लगाएंगे? अ का हो गया कंठ और ई का हो गया तालु, तो दोनों को मिला के क्या बन गया? कंठ तालु। और इसको नाम देंगे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। आया समझ? उसी प्रकार ओ को देखिए, ओ को देखो एक बार। ओ होता है अ योग उ, और वापस वैसे ही करना है। अ का हो गया आपके कंठ, क्या हो गया? कंठ। और ऊ का क्या हो गया? ओष्ठ। तो ये हो गया ओष्ठ। उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, और इनको नाम दे देंगे कंठोष्ठ। ये आपका हो गया कंठोष्ठ। आ रहा साथी समझ? अब बचा आपके व का उच्चारण स्थान होता है दंत। दंत और ओष्ठ। क्या होता है? दंत और ओष्ठ, और इसको नाम हम दे देंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। आया समझ? आगे देखो, अब आया अपने ह, और ह का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है अपने स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, जिसे नाम देंगे अलीजीवा। क्या नाम देंगे? अलीजीवा। अब देखिए, अब अपना बच गया एक लास्ट, अनुस्वार। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका।
क्या है मित्रों? नासिका। और इसको हम नाम देंगे नासिके। ये हो गए आपके 10 प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हमने अच्छे से सारणी भी बना ली है, और समझते हुए बनाइए तब आपको आसानी से याद हो जाए एकदम अच्छे से। देखो, सबसे पहले क्रम संख्या 1 पे देखिए, हमने वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण किया है। इसमें हमने स्वरों में पहले 2 ले लिए, पहला वर्ग ले लिया व्यंजनों में, और विसर्ग को इसमें ले लिया, और इसका हो गया, जो पहला हमने माना था कंठ, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ, इसको नाम दे दिया कंठे। फिर अ और आ यहाँ ले लिए, तो आगे के ई और ई यहाँ ले लिए। क वर्ग के बाद आता है च वर्ग, वो ले लिया। अब जब हमने स्वरों से भी ले लिया, वर्गों में भी ले लिया, तो अंतस्थ और उसमें से भी कुछ लेना पड़ेगा, तो एक एक दोनों से ले लिया। ये हो गया अपने तालु, नाम दे दिया इसको तालव्य। फिर ऊ और ऊ को एक बार छोड़ दो, फिर आया अपने री, और वर्गों में ट वर्ग, और र और श अंतस्थ और उसमें से, और इनको नाम दे दिया मूर्धन्य। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि आप लिखो तो भी सही है, अच्छा, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का स्वर है। तो ली और वर्गों में आ गया त वर्ग, और अंतस्थ और उसमें से आ गया ल और स, इनका हो गया उच्चारण स्थान दंत, और नाम देंगे इनको दंते, दंते वर्ण। फिर ओष्ठों में हमने पढ़ाई हुआ ये ऊ और दीर्घु और प वर्ग आपके होस्ट में आ गया, नाम दे दिया ओष्ठे। फिर बचे हुए सारे मैंने एक बार पूरे लिख दिए। फिर ए का हमने उच्चारण स्थान कैसे पता लगाया? ए बनता है अ और ई से, तो अ का हो गया आपके कंठ, और ई का हो गया आपके तालु, तो कंठ और तालु, और नाम दे दिया कंठ तालव्य। वैसे ही ओ का हमने लगाया, ओ हो गया अ और ऊ के योग से, तो अ का हो गया कंठ, ऊ का हो गया ओष्ठ, तो कंठोष्ठ। वह आपके दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, इसको नाम दे दिया दंतोष्ठ। इसका ध्यान रखिएगा साथियों, ये वो अपने बोला जाता है स्वर यंत्र से, और नाम दिया इसको अलिजीवा। फिर अपने अंत में आता है अनुस्वार, जो बोला जाता, जो उच्चारण स्थान है इसका नासिका, और नाम दिया इसको नासिके व्यंजन। ठीक है, ये पूरी सारणी और अपने जो बचा हुआ जो हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर, हमने वो दोनों अच्छे से पूरा एक आपको सारणी बना करके समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे साथियों। आज हमने व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पे खत्म कर दिया गया। कल हम वर्ण विचार बस खत्म कर देंगे। जो हम कल पढ़ेंगे वो हिंदी के अन्य वर्ण होंगे। देखिए एक बार आप चर्चा कर लेते हैं उन पे। अभी हमने वर्ण पढ़े, वर्णों में हमने स्वर पे चर्चा करी, व्यंजन पे चर्चा की। 11 स्वर, 33 व्यंजन। इसके बाद 2 अयोग हुआ, और इसमें हम जो अब चर्चा करने वाले 4 और होते हैं, वो होते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर तो उनके बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की, और भी जो हिंदी के अन्य जो वर्ण है उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे अपनी कल की क्लास में। और कल हम अपना जो वर्ण विचार टॉपिक है वो खत्म कर देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे हम अपना अगला टॉपिक संधि। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो कल पढ़ने वाले हैं उसका भी मैंने आज आपको बता दिया है। आज जो पढ़ा है वो आप एक बार अच्छे से रिवीजन करें, वापस उसका सारणी वैसे की वैसी बना ले, नोट्स बना ले। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू।